चलो आज राजस्थान के भौतिक भूभागों में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, देखो पहला तो आप ध्यान से सुनना कि पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान के 23.6% भाग पे है, जिस पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग निवास करता है। कितना? 39%। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये जो पूर्वी जिले हैं, जिसमें जयपुर आ जाता है, दौसा आ जाता है, अलवर का कुछ क्षेत्र, भरतपुर वाला, है ना, और इसके अलावा यहाँ का भी जो कुछ एरिया है जो आपके क्या है मैदान के अंतर्गत आता है, वो पूर्वी मैदान का भाग है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, जिस पे राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। मोटे मोटे मैं आपको ये और बता देता हूँ कि पूर्वी मैदान का जो जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान के चारों भौतिक भूभागों में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर कोई भौतिक भूभाग पूछ ले तो, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तब आपको उत्तर करना है पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल जो आपके राजस्थान के लगभग 60% भाग पे फैला है, उस पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या अगर निवास का पूछ ले तो उसका उत्तर हमें करना है पश्चिमी, और जनसंख्या घनत्व का पूछ ले तो पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के जिले, अगर हम पश्चिमी मैदान के जिलों की बात करें तो पूर्वी मैदान के जिले क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटे हैं, क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत लेकिन जनसंख्या में बड़े हैं, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय जो जिले हैं या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान के जो जिले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। आप एक जैसलमेर वाला नक्शा काट के अगर हम इधर पूर्व की तरफ लगाए ना तो ये सारे जिले कवर हो जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिले बहुत बड़े हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये सारे के सारे जिले किसमें आ जाते हैं? छोटे। अब देखिए यहाँ की मिट्टी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि मैदान वाला एरिया है ना, इसको जलोढ़ कह सकते हो। जल के द्वारा उठा के लाई गई जलोढ़ मिट्टी, इसी को हम कहते हैं कांप मिट्टी। और इसी को एक नाम और बताओ, दोमट मिट्टी, इसी को हम क्या कहते हैं? और अंग्रेजी में एल्फीसोल। यह परीक्षा में पूछा जाता है भाई। हमने पश्चिमी मरुस्थल की बात कही तो यहाँ एंटीसोल पाई जाती है, और एंटीसोल के इधर वाला थोड़ा सा ये एरिया अगर हम लेते हैं तो एरिडोसोल। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल, और यहाँ पे एरिडोसोल। अब आप पूर्वी मैदान में आते हैं तो यहाँ कौन सी पाई जाती है? एल्फीसोल को अगर हम हिंदी में कहें तो जलोढ़। अभी हाल ही का आपके जो ट्रेंड चल रहा है ना, एग्जाम में जो मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, नो डाउट वो अंग्रेजी से संबंधित नाम दे रहे हैं, तो हमें सारे के सारे नाम अपने ध्यान में रखने। वापस बताओ, ये पश्चिमी मरुस्थल की एंटीसोल, इधर थोड़ा सा एरिया ले लो एरिडोसोल, और आपके पूर्वी मैदान की एल्फीसोल, ये आपके यहाँ की मिट्टी पाई जाती है। अब मोटे मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसका थोड़ा सा मैं आपको इस मिट्टी के बारे में बता देता हूँ भाई, और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। देखो जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, ध्यान से देखिए। दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। ये मानिए कोई पहाड़ी एरिया है या कोई पहाड़ है, अब यहाँ से नदी निकलेगी, नदी जब निकलेगी तो ये पथरीला भाग है, थोड़े थोड़े वो कंकर अपने साथ लेके आएगी, तो पहले पहले जो जमा होंगे वो क्या होंगे? कंकर। और इसको कहते हैं, जो कंकरीला एरिया होता है, कंकड़ कह दो, इसको कहते हैं भाबर। इसको क्या कहते हैं? अब यहाँ से ये नदी आगे की तरफ बहना शुरू हुई, मानो कुछ समय के बाद आगे का पानी तो सूख जाएगा, लेकिन यहाँ का पानी है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा रहेगा, और ये एरिया बन जाएगा दलदली। और दलदली एरिया जो होता है उसको तराई कहते हैं भाई। दलदली एरिया जस्ट बाबर के जस्ट आगे वाला। अब ये नदी लगभग मानो यहाँ तक पहुँचती है, ये हर बार इसका जो बहाव क्षेत्र है वो यहाँ तक। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये नई मिट्टी लाकर यहाँ रख देती है, तो यहाँ पे नवीन कांप होगी, जिसको आप कह सकते हो नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन, तो यहाँ जहाँ तक ये नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया होता है इसको कहते हैं खादर। इसको किस नाम से जानते हैं भाई? अब मानिए एक बार ऐसा हुआ 2, 3 या 10, 15, 20 सालों से या 25 सालों में कि इस नदी में बहुत सारा पानी आया, तो ये थोड़ा ऊपर के एरिया में भी बह गई। वह तो ज़्यादातर नहीं जाती है, लेकिन बह गई तो अपने साथ वो मिट्टी भी लेके जाएगी। अब इसने क्या कि यहाँ पे वो मिट्टी बिछा दी, लेकिन एक बार गई, फिर आपके 20 साल तक नहीं गई या 15 साल तक नहीं गई, पानी आया ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये जो मिट्टी कहलाएगी ये पुरानी कांप है, तो कांप ही, लेकिन कौन सी कांप?
और इसको कहते हैं बागर। इसको क्या कहते हैं? बागर। ये जो पुरानी कांप वाला एरिया है इसको किस नाम से जानते हैं? बागर। नवीन वाला खादर। और जो दलदली होता है उसको क्या कहते हैं? और ये कंकर वाला भाग होता है उसको भाबर कहते हैं। अब यहां ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। बांगड़ का ही भाबर कर देते। जो बांगड़ क्षेत्र है, कल मैंने बताया था शायद, अपने आप एक बांगड़ क्षेत्र है, वो बांगड़ परिवार का जो आधिपत्य वाला क्षेत्र रहा था। तो नागौर और पाली, नागौर और अब कई बार क्या करते हैं, इस शब्द को हटा देते हैं, ये बागर कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? और फिर मिलान करने में नागौर जिला मिल जाएगा आपको। कौन सा मिल जाता है? अब ये देखिए, बागर ये क्षेत्र जो है ये आपके मुख्य रूप से राजस्थान में, अगर आपको मिलाने का कहे तो कौन सा एरिया मिलाओगे आप? बागर कह दो या फिर बागड़ भी कह दे, बागड़। अगर बांगड़ भी कह दे और आपके नागौर वाला एरिया नहीं आता है तो आप किसको मिलाओगे? शेखावाटी। शेखावाटी वाले तीनों जिले कौन से? सीकर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है भाई, तो ये बागर वाला अगर आ जाए तो ध्यान रखें। अब राजस्थान में देखिए, राजस्थान में मुख्य रूप से अगर मैं नदी की बात करता हूं, चंबल है, 12मासी नदी, 12 महीने पानी रहता है। माही नदी, 12मासी नदी, और बनास नदी, ये भी अपना पानी काफी हर साल लेके जाती है। और एक आपके आ जाता है लूनी नदी। अगर मैं कहूं कि इन 4 नदियों में आपसे पूछ ले कि पुरानी कांप अर्थात बागर वाला जो एरिया है वो किस नदी के अंतर्गत आता है, उत्तर क्या कर दोगे? लूनी। पुरानी कांप पाई जाती है आपके राजस्थान में, कहां पर? लूनी के बेसिन में। और ये तीनों क्या होगी? नवीन कांप। अगर परीक्षा में आ जाए पुरानी कांप तो उत्तर क्या करोगे? लूनी। और नवीन कांप में कौन सी आ जाती है? चंबल, माही और बनास। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ये मिट्टी कौन सी बताई थी रही यहाँ की? एल्फिसोल। मिट्टी कौन सी है? और एंटीसोल कहां पर है? पश्चिमी मरुस्थल। उससे थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाओगे तो कौन सी आ जाएगी? एरिडोसोल। यहां वाली कौन सी है? एल्फिसोल। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे देखना, इस पूर्वी मैदान की जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है बनास। प्रमुख नदी कौन सी है यहाँ की? तो इस पूर्वी मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं बनास बेसिन, एक कहते हैं 56 का मैदान। एक कौन सा मैदान? ये 56 का मैदान इसी पूर्वी मैदान का भाग होगा। और एक कहते हैं कांठल का मैदान। एक किसको कहते हैं? तो उपनाम आए थे ना आपके, जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उपनाम वाला, वहीं पे जो कांठल नाम आया था उसके साथ मैंने इनको थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया था। एक बार ये मान लो रिवीजन ही है। शुरुआत करते हैं हम 56 के मैदान की और कांठल के मैदान की। दोनों का ध्यान से देखना। अगला टॉपिक नदियां हैं, तो नदियां लगभग क्लियर हो जाएगी अगर ये टॉपिक आपके अच्छी तरह से क्लियर रहता है। तो आपके दक्षिणी राजस्थान के, मानो ये आपके दक्षिणी राजस्थान, ये वाला जिला जो हो गया, ये हो गया बांसवाड़ा। कौन सा हो गया? ये थोड़ा इधर मिला दो, ठीक है। ये हो गया इधर वाला डूंगरपुर, ठीक है। और ये हो गया आपके प्रतापगढ़। अब सुनना, दोनों मैदान का बता रहा हूं आपके। कौन कौन से 2 मैदान? 56 का मैदान और कांठल का मैदान। देखो परीक्षा में पूछा जाता है। एक अपने राजस्थान में एक 12मासी नदी का नाम है जिसको हम कहते हैं माही नदी। जिसका नाम क्या है? ये माही नदी निकलती है अममोरू की पहाड़ियां, अममोरू की पहाड़ियां, मेहद झील एमपी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहां से निकलेगी? अममोरू की पहाड़ियां, मेहद झील एमपी। अब ये नदी देखिए ऊपर की तरफ बहना शुरू करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रही है ना। ये राजस्थान में खादू नामक जगह पे प्रवेश कर जाती है। जगह का नाम क्या है? खादू। याद रहे तो ठीक है। जैसे ही प्रवेश करती है, देखो परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें। यहाँ इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है अनास। ये नीचे से आती है लेकिन मैं यही लिख देता हूँ। कौन सी? अनास नदी कहाँ मिलती है? बांसवाड़ा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अनास नदी माही में कहाँ मिलती है? बांसवाड़ा। तो एक पॉइंट तो आप यही क्लियर कर लेना, ठीक है ना। यही क्लियर हो गया। अब देखिए ये नदी थोड़ी ऊपर की तरफ आएगी। अब आगे ये प्रतापगढ़ के आसपास वाले में। अब यहाँ का जो मैदान है मुख्य रूप से प्रतापगढ़ वाला, न कि बांसवाड़ा। ये प्रतापगढ़ का जो मैदान है जो माही के किनारे वाला क्षेत्र है, होगा भी कौन सा? माही के किनारे वाला क्षेत्र। ये कहलाता है कांठल का मैदान। क्या कहलाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि कांठल के मैदान का निर्माण माही नदी करती है। कांठल के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है। और कांठल का मैदान एक ही जिले में है और वो कौन सा है?
फिर आपको प्राचीन समय के नामों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कांठल किसका नाम है, प्रतापगढ़, कांठल किसका नाम होगा, आपने यहां पे जब आप पढ़ोगे भाई मंदिर वगैरह जब पढ़ोगे तो एक आ जाती है कांठल का ताजमहल, कांठल का, तो नो डाउट जैसे ही कांठल नाम आया है आपको सीधा प्रतापगढ़ जाना है। कांठल का ताजमहल कहां स्थित है, तो प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है, और कांठल जो है वो कहां पर है, आपके प्रतापगढ़ में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल काका जी की दरगाह, आपको कह दे मेवाड़ का ताजमहल काका जी की दरगाह, ये सारा पहले प्राचीन समय में मेवाड़ ही तो कहलाता था ना। तो ध्यान रखें कोई जरूरी नहीं है वो आपको कांठल की कहे, वो आपको कह दे दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। कौन सी, दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाली काका जी की दरगाह कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। ध्यान रखो, और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। अब देखिए यहां से ये नदी आगे की तरफ बहती है। अब ये जो एरिया है जो आपके एक तो प्रतापगढ़ वाला और एक बांसवाड़ा वाला, ये जो एरिया है यहाँ 56 गांव का एक समूह है। उस क्षेत्र में जो मैदान निर्माण होता है उस मैदान का नाम है 56 का मैदान। कौन सा मैदान, तो हम ये कह सकते हैं कि 56 का मैदान 2 जिलों में होगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और, क्लियर हो गया। तो यहाँ ये मैदान का मामला खत्म। 56 के मैदान का और कांठल के मैदान का, इन दोनों ही मैदानों का निर्माण जो है वो कौन सी नदी करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था वीडियो में कि किस नदी के किनारे को कांठल के नाम से जाना जाता है, माही नदी। माही नदी के किनारे को किस नाम से जानते हैं, कांठल। तो ये दोनों मैदान क्लियर। एक बार फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड में, पूछा गया था कि 56 का मैदान राजस्थान की किस दिशा की ओर स्थित है, तो उत्तर क्या करोगे, दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में भाई मैदान का नाम आते ही हमारे दिमाग में ज्यादातर पूर्वी मैदान, वो पूर्वी नहीं करके हमें ये करना है कि 56 का मैदान और कांठल का जो दोनों मैदान है वो कहां पर है, दक्षिणी राजस्थान में। और ये किसके भाग हैं, पूर्वी मैदान के, किसके, क्लियर हो गया। चलिए ये यहां तक ही बताना, मैं थोड़ा और आगे बता देता हूं। फिर देखिए ये नदी यहां से डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की सीमा बनाते बनाते कहां प्रवेश कर जाती है, डूंगरपुर में। और यहां पर एक जगह है बेणेश्वर, गांव का नाम याद रखना, ननावटापुर, ननावटापुरा के नाम से ये जो गांव है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर में। कौन कौन सी नदियाँ, सोम, माही, जाखड़। कौन कौन सी, हाँ, यहाँ शिव जी का मंदिर है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पे। किसकी, खंडित शिवलिंग की। माघ पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है। थोड़ा इस नदी के बारे में और थोड़ा ध्यान दे दे। जैसे ये थोड़ा आगे जाती है नदी, एक जगह आती है गलियाकोट। जगह का क्या नाम है, हम ये कह सकते हैं कि गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे है। गलियाकोट किसके किनारे, अब ये क्वेश्चन 2 बनाता है आपके राजस्थान के, एक तो देवताओं और ये जो संतों से संबंधित बनाता है, एक आपके उद्योग से संबंधित बनाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे संत फखरुद्दीन की दरगाह है। कौन से संत है, संत फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह कह सकते हो वो है संत फखरुद्दीन की दरगाह, जो कहां पर है, गलियाकोट। गलियाकोट कहां, अब वापिस देखें, एक तो ये याद रखना संत फखरुद्दीन की दरगाह। आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो हम कह सकते हैं एक यही गलियाकोट फेमस है रमकड़ा उद्योग के लिए। कौन सा उद्योग, रमकड़ा उद्योग। भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, सोफ स्टोन। सोफ स्टोन को तराश के मूर्तियां बनाई जाती है। रमकड़ा उद्योग क्या है, सोफ स्टोन को तराश के क्या बनाई जा रही है, मूर्तियां बनाई जाती है, इसको रमकड़ा उद्योग कहते हैं। और रमकड़ा उद्योग कहाँ का, फिर चलिए ये यहाँ से ये नदी आपके आप बाहर निकाल दो, सीधी सी है, पूरी नदी नहीं पढ़ना है, ना कोई बांध बनाना है एक बार का। अब यहाँ पे ये कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है, वहां गिर जाती है। ये बह कहाँ रही है आपके राजस्थान में, मुख्य रूप से कहाँ बह रही है, दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान का नाम लेते ही आपको ध्यान रखना आदिवासी सबसे ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में। तो हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों की गंगा माही नदी, आदिवासियों की जीवन रेखा, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा,
अब ये दक्षिणी राजस्थान की भी इसको जीवन रेखा कह दो, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कह दो, लाइफ लाइन, कुछ भी कहो, वो नदी कौन सी आती है? माही नदी आती है। अब यहां पर एक कस्बा है, आपने नाम सुना होगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां पे है? बांसवाड़ा। यहां से आपके वो एक रेखा निकलती होगी, कोई कौन सी निकलती है? तो हम ये कह सकते हैं, देखो माही नदी ने एक तो कर्क रेखा को यहां क्रॉस किया, एक कर्क रेखा को यहां क्रॉस किया, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। अब वापिस सुनना, इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है। देखो ये नदी है, दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर, दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करी है। अब उत्तर की तरफ बह रही है, तो आप इसका मतलब ये नहीं है गंगानगर ले जाओ, ऊपर की तरफ जो भी बह रहा है वो उत्तर की तरफ बह रहा है। तो दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद ये ऊपर की तरफ बह रही है, तो ये उत्तरी राजस्थान। पुनः दक्षिणी राजस्थान से बाहर निकल जाने वाली नदी का नाम है आपके माही नदी। उत्तरी राजस्थान में प्रवेश कर दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद पुनः दक्षिणी राजस्थान से बाहर निकल जाने वाली नदी का नाम माही नदी। आप ध्यान रखें, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा, अगर आदिवासी नाम आ जाए और कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, नो डाउट उस नदी का नाम एक ही होगा, और वो कौन सा होगा? आपको पता है माही नदी यहाँ पे कौन सी नदियां मिल रही है? ननावटापुर बेनेश्वर धाम में सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम होता है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। फिर आगे चले जाओ, कौन सा? गलियाकोट किसके लिए फेमस है? जो कौन से हैं? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और गलियाकोट एक उद्योग के लिए भी फेमस है, रमकड़ा उद्योग। क्या होता है रमकड़ा उद्योग? सॉफ्ट स्टोन को तराश के मूर्तियां बनाई जाती है। आपको सीधा पूछा जाएगा रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ। इतना याद हो जाए तब याद करना कि ये माही नदी के किनारे है, तब याद क्या करना, बाद में करना। आप कहीं बैठ जाओ, गलियाकोट माही नदी के किनारे, ये तो बाद की बातें हैं। पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये गलियाकोट कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हमने 2 मैदान क्लियर कर लिए, कौन कौन से 2 किए? 56 का मैदान, और दोनों ही मैदानों का निर्माण माही नदी, दोनों ही मैदान दक्षिणी राजस्थान में स्थित। कांठल का मैदान एक जिले में प्रतापगढ़, और 56 का मैदान 2 जिलों में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब अगर बाई चांस प्रतापगढ़ नहीं आए तो उत्तर क्या करके आ जाओगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो फिर क्या कर देना? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये नदी हो गई माही, सिंपल सी जानकारी हो गई। अच्छा ये अनास कहाँ मिलती है इसमें? बांसवाड़ा। ये परीक्षा में पूछा जाता है, अनास किसकी सहायक नदी है? अनास कई है ना, कई जो नए तैयारी करते हैं ना, उनकी समस्या होता है कि हो सकता है कि नाम वह भूल गया हो अगला, तो ये बनास होती होगी। ये बनास नहीं, ये अलग ही नदी है जिसका नाम क्या है? अनास। तो ये 2 मैदान पढ़ लिए। अब एक मैदान और कौन सा बच गया? बनास बेसिन। तो बनास आपके पूर्वी मैदान की सबसे प्रमुख नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटी मोटी जानकारी हमें बनास के बारे में लेनी पड़ेगी, और अगला ही टॉपिक नदियां जब आप पढ़ोगे छोटी मोटी ये जानकारी वहां काम आएगी। नदियां कहते हैं सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, और आपके लिए सबसे सरल टॉपिकों में जो होगा ना वो कौन सा होगा? नदियां होगी। हम पढ़ रहे हैं बनास। बनास बेसिन पढ़ने से पहले बनास नदी का तो ध्यान होना चाहिए। बनास जिसको वन की आशा, जिसको क्या कहते हैं? वारणनासा और वशिष्ठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वापिस बोलो, बनास जिसे वन की आशा, वारणनासा और वशिष्ठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, इस नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, और खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद। इस नदी की 2 विशेषताएं रट लो, नदी वाला चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। ध्यान रखें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसकी लंबाई पूछ सकते हैं 480। 480 कई जगह अलग अलग मिल जाएगा आपको आंकड़ा, वो कहेंगे हमने सैटेलाइट से लिया है, तो हमें सैटेलाइट से कोई मतलब नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कितना बता रहा है? 480, तो हमें 480 ही मानना है। तो पहली विशेषता क्या है? और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान की सभी नदियों में सबसे ज्यादा है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा? तो बनास नदी की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हुई? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे, और किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? अच्छा, अब जितने भी आए ना, अब उत्तर बोलते जाओ। चंबल। क्या बोलते जाओगे? वृक्षाकार अपवाह प्रणाली वाली नदी, उत्खात से बहकर, उत्खात से बहने वाली नदी, उत्खात से बहने वाली नदी
बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करने वाली, डांग क्षेत्र का निर्माण करने वाली, अवनालिका अपर्दन करने वाली, गार्ज से होकर बहने वाली, सर्वाधिक सतही जल वाली, सबसे ज्यादा राजस्थान को जल की आपूर्ति करने वाली, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली बनास, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाली, और एक इस नदी का पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अच्छा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अगर पूर्णतः शब्द नहीं आए तो क्या कर दोगे? तो सारे क्वेश्चन बनाती है चंबल, 2 क्वेश्चन बनाती है, तो क्यों ना हम बनास वाले दोनों को अच्छी तरह याद कर लें, तो फिर वहां अगर कंफ्यूज आप होते हो ना तो चंबल उतर करके आ जाना। तो एक ध्यान रखें, बनास का पहला, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई, और किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? अच्छा, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण, डांग क्षेत्र का निर्माण, उत्खात से बहकर होने वाली, गार्ड से होकर बहने वाली, सर्वाधिक सतही जल वाली, राजस्थान को सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति करने वाली, वृक्षाकार अपवाह प्रणाली वाली। बस, तो फिर बच क्या गया? इसके 2 याद करो, बाकी सारे के सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब इको मतलब आपको नहीं चंबल चंबल ही याद कर लो, ठीक है। आपको कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, चंबल मत कर दीजिए, काई वाली लूणी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, आपको कहे उत्तरी राजस्थान में, तो उत्तरी राजस्थान की घग्गर होगी, हमने पढ़ा था ना घग्गर का मैदान, तो वैसे चंबल चंबल मत कर देना रे, प्रश्न पढ़ना अच्छी तरह। देखिए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब इस ये बात आपको पता है, ये बात भी आपको पता है क्या? राजसमंद वालों को ये बात का पता नहीं है क्या? उनको भी तो पता हो गया ना। तो ये नदी जैसे ही आपके खमनोर की पहाड़ियों से नीचे उतरती है, एक बांध बना देते हैं वो इसके ऊपर, नंदसमंद बांध। कौन सा बांध? जिसको राजसमंद की लाइफ लाइन कहा जाता है। एक ही याद करना है, ठीक है। राजसमंद में गिलुंड सभ्यता भी इसके किनारे ही है। ये 2 क्वेश्चन राजसमंद से बना देती है। राजसमंद से आपके चली जाएगी, ये कहाँ भेजोगे? चित्तौड़। अच्छा, वो छोड़ दो, वो सारे मैं बाद में बताऊंगा। ये चित्तौड़, कोई क्वेश्चन नहीं बनाना। चित्तौड़ से ले जाओ भीलवाड़ा। कहाँ ले जाओ? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना है, और वो बनाना है अकॉर्डिंग नदियां। ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना है, ये भीलवाड़ा की एक जगह है जिसका नाम है खेराड़, और एक जगह का नाम है माल खेराड़। खेराड़ और हमने पहले पढ़ा होगा नामों में, नामों में तो आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे थोड़ा डीपली पढ़े, तो ये जो नदी बहती है ये खेराड़ और माल खेराड़ के एरिया से बहती है, तो नो डाउट यहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा होगी वो होगी खेराड़ी, या अगर हम कहें तो माल खेराड़ी। माल खेराड़ी जो भाषा बोली जाती है वो भीलवाड़ा के अलावा थोड़ा सा टोंक का एरिया भी वो कवर कर लेती है। तो खेराड़ और माल खेराड़, जगह का नाम पूछे तो भीलवाड़ा और टोंक में आता है, और भाषा पूछ ले तो खेराड़ी। खेराड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? भीलवाड़ा और टोंक का एरिया, ठीक है ना। आपसे आप थोड़ा डीपली चले जाओ, आपसे पूछ ले किस नदी के बहाव क्षेत्र में, किस नदी के बहाव क्षेत्र में खेराड़ या माल खेराड़ क्षेत्र आता है? तो बनास। खेराड़ी या माल खेराड़ी भाषा बोली जाती है तो बनास। इतना याद आपको रखना है, बनास वाले एरिया में ये भाषा बोली जाती है, इतना याद रखो। बाकी नदियां नहीं बतानी अभी, थोड़ा सा सिर्फ इतना। भीलवाड़ा का ये हो गया। अब भीलवाड़ा से ये जाती है टोंक में। कहाँ जाती है? ये आ गया टोंक। बांध नहीं करेंगे अभी, सिर्फ सिंपल सी जानकारी लेनी है, आपको जगह देखनी है। यहाँ इसका बहाव क्षेत्र कुछ चेंज हुआ क्या? सर्प के आकार की बहती है। टोंक में कैसे बहती है? चलिए, ये टोंक वाला एरिया कवर। फिर अब ले जाओ इसको सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के एक जगह है रामेश्वरम, और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में इधर से तो ले लो चंबल, और एक इधर से छोटी सी नदी और ले लो सीप। चंबल, बनास और सीप, इन तीनों नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बनास का जो मैदान है वो मुख्य रूप से 6 जिलों में हम कह सकते हैं। 6 जिलों में पहला राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़ में थोड़ा सा एरिया चित्तौड़ का, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, और टोंक से आगे क्या है? अजमेर रह गया ना बीच वाला, अजमेर, एक अजमेर और भी। हाँ, टोंक से पहले इधर क्या कर लोगे? एक अजमेर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर। हाँ, अजमेर में कोई क्वेश्चन नहीं बनाती तो भूल ही गए अपन। और टोंक और सवाई, बस मोटा मोटा ये याद रखना।
इन जिलों में आपके ये कह सकते हो बनास नदी बहती है। बनास नदी का जो मैदान है आपसे पूछा जाए तो कितने जिलों में है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 जिलों में छोटे मोटे रूप से बनास मैदान का निर्माण करती है। बनास पूर्वी मैदान की सबसे लंबी नदी है, पूर्वी मैदान की सबसे लंबी नदी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदान को अगर आपूर्ति करती है तो वो कौन सी करती है? बनास। तो ये हो गया आपके पूर्वी मैदान। वापिस सुने, पूर्वी मैदान जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, जिस पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का, अभी कृषि पर्यवेक्षक में एक क्वेश्चन आया था कि पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे है, वहाँ उत्तर 23% माना गया था। क्या माना गया था? तो नज़दीकतम है 23, हो सकता है आपके 23 नहीं दे, आप 24 मान लेना, लेकिन ऐसा नहीं है 23.6, 23.7 और 23.8 ऐसा कभी नहीं आता है एग्जाम में। 2-2 या 3-3% का गैप रहता है, तो वहाँ पे 23 मान लिया गया था और ये 23.6 पे है। पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कहाँ करेगी? इसको आपने कितने भागों में बांटा? 3। एक तो 56 का मैदान, एक कांठल का मैदान और एक बनास बेसिन। फिर आपको ध्यान रखना है 56 के मैदान और कांठल के मैदान का निर्माण माही नदी करती है। माही नदी के बहाव क्षेत्र को कांठल, या बहाव क्षेत्र नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं उसके किनारे को क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। किनारे को क्या कहते हैं? ये दोनों ही मैदान कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में, है ना। और दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी। दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद पुनः दक्षिणी राजस्थान से बाहर निकलने वाली नदी माही नदी, जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। और इसकी पहली प्रमुख सहायक नदियों में जो अनास नदी है वो कहाँ मिल जाती है? अब इतना अगर आपको याद रहेगा तो अब आगे जब हम इसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। अब सीधा ही आप किसी नदी को पढ़ना शुरू कर दो और अब मैं साथ में ये बता दूं ये नदियाँ आ रही है, ये नदियाँ, तो फिर वो सारा का सारा क्या हो जाता है दिमाग में, सारी नदियाँ मिल जाती है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। मोटा मोटा एक ही बांध याद रखना है, नंदसमंद। चित्तौड़ में एक बार का कुछ याद नहीं करना। भीलवाड़ा में हमें सिर्फ याद रखना है खेराड़ और मालखेराड़। यहाँ कौन सी नदियाँ मिलती है वो नदियों में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये कैसे बहती है? सर्पाकार। सर्पाकार कहाँ बहती है? टोंक में। और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में क्या हो जाता है? इन तीनों का त्रिवेणी संगम हो जाता है भाई। चलिए आखिरी भौतिक भूभाग और पढ़ लेते हैं। आखिरी भौतिक भूभाग दोनों आज क्लियर कर देते हैं, फिर कल से नदियों वाला टॉपिक शुरू करेंगे। आखिरी कौन सा रह गया? दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार उपनामों में पढ़ चुके हो काफ़ी कुछ। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग पे फैला है, जिसपे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11%। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में 4 भौतिक भूभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा है वो है मरुस्थल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो कौन सा है? अपना दक्षिणी पूर्वी पठार। अब देखिए इस दक्षिणी पूर्वी पठार जो आपके नक्शे के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर इस जगह से आ जाता है इस प्रकार से, है ना। दक्षिण, उत्तर, पूर्व और ये पश्चिम, तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण, दक्षिणी पूर्वी। और ये पठार है। ये मुख्य रूप से आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन एरियो में आता है, लगभग के ध्यान में हो ये है। अब आप ध्यान रखें दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसको हम 3 नामों से जानते हैं। पहला है हाड़ौती का पठार, उपनामों में पढ़ा है आपने। फिर आपने दूसरा मालवा का पठार, उपनामों में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। फिर तीसरा इसको कहते हैं लावा का पठार। क्या कहते हैं? तो तीनों से ध्यान रखें, जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीनों से क्लियर करो। हाड़ा चौहानों के द्वारा, हाड़ा कौन से राजपूत? हाड़ा चौहानों के द्वारा शासित होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती के पठार के नाम से जाना गया। तो हाड़ा कौन से राजपूत? चौहान। अब मोटे मोटे जो मैंने आपको बताया था रिवीजन करना। हाड़ौती राज्य का संस्थापक कौन? देवी सिंह हाड़ा। देवी सिंह हाड़ा ऑप्शन में ही नहीं है, देवा, तो क्या कर दोगे? अच्छा, बूंदी राज्य का संस्थापक देवी सिंह हाड़ा। अगर हाड़ौती का पूछ ले तो भी देवी सिंह हाड़ा, और बूंदी का, क्योंकि बूंदी पहली राजधानी वही रही थी, तो बूंदी राज्य का संस्थापक। अब इसमें से
बूंदी से कोटा को अलग रखो। कोटा राज्य का संस्थापक माधो सिंह। कोटा का कौन? कोटा को बूंदी से अलग करने वाला मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग कर माधो सिंह को वहां का क्या बना दिया था? संस्थापक। तो हम ये कह सकते हैं कि कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? अच्छा, फिर 1838 में, कब की बात है? 1838 में एक संधि के तहत अंग्रेजों ने कोटा से किसको अलग कर दिया? झालावाड़ को। तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित जो रियासत थी वो झालावाड़। झालावाड़ अस्तित्व में कब आई? ये पूछा गया था, तो रिवीजन करा रहा हूं आपके। कब आई थी? 1838। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, बताओ। झालावाड़ राज्य का संस्थापक झाला मदन सिंह। झाला। तो देवी सिंह ने किसकी की? हाड़ौती। हाड़ौती या बूंदी। कोटा की माधो सिंह। झालावाड़ की झाला मदन सिंह। और फिर 1991 में बीडीआर जिले बन गए थे। 1991 बी से 12, डी से 2 और आर से, तो ये 12 फिर एक नया जिला। तो इस हाड़ौती को हमने 4 भागों में पढ़ लिया। ये हाड़ौती वाला क्लियर। अब ले लो मालवा। मालव प्रदेश, ये जो एरिया है ना एमपी वाला, मालव प्रदेश एमपी से घिरा होने के कारण, मालव प्रदेश कहां पर है? एमपी से घिरा होने के कारण ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाया। और अपने झालावाड़ ये 12 ये जो एरिया है ये भी क्या कहलाया फिर? मालवा। तो फिर अब यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो मालवी। मैं ये कह सकता हूँ कि मालवी भाषा किस दिशा की ओर बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी होगी? मालवा क्षेत्र किसके लिए फेमस? वनों के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो झालावाड़, कोटा, बूंदी वाला एरिया, यहाँ पे भी वन काफी पाए जाते हैं। जहाँ वन ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा, और जहाँ वर्षा होगी वहाँ नदियाँ। तो राजस्थान में मालवा के कारण जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मालवी भाषा, एक वनों वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ बारिश ज्यादा होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग। कौन सा? और आप देखो जिलों में भी आप सर्वाधिक वर्षा पढ़ते हो झालावाड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अब जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ नदियाँ ज्यादा बहती है, न कि निकलती है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग होगा। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछे, संभाग नहीं पूछ के आपके पूछे सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक भूभाग, दक्षिणी पूर्वी पठार, कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी पठार सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कह दो तो, या फिर भौतिक भूभाग कह दो तो, ये दोनों में क्वेश्चन बनाता है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ ले सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक भूभाग अरावली, सर्वाधिक नदियां कहां से उद्गम होती है? सबसे ज्यादा बहती कहां है? कोटा। सर्वाधिक बहती तो दक्षिणी पूर्वी पठार में, कोटा संभाग में है। लेकिन नदियों का सबसे ज्यादा उद्गम कहां होगा? अरावली पर्वत माला से। अब वापस सुने, प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। सर्वाधिक नदियां कहां बहती है? कोटा में। कोटा संभाग कह सकते हो आप। लेकिन सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम पूछ ले तो ध्यान रखें अरावली से होता है, और अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? उदयपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम किस संभाग से होता है तो उत्तर क्या करोगे? क्योंकि उद्गम होता है अरावली से, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में। तो नो डाउट राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग होगा आपके कौन सा? उदयपुर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक भूभाग दक्षिणी पूर्वी। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक भूभाग अरावली। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला? कोटा, चित्तौड़। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछ ले, ध्यान रखना है राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां अगर किसी जिले से बहती है तो चित्तौड़ से बहती है। यहां आप कोटा मत करके आ जाना भाइयों। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। जबकि आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग है उदयपुर। लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में अगर नदियों का उद्गम वाला जिला पूछ ले तो राजसमंद। कौन सा होगा? क्लियर हुआ? एक बार वापस रिवीजन कर लेना, वापस। अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग,
सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक भूभाग अरावली, सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियां बहने वाला या सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक भूभाग दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी सारा, कहीं अटकोगे नहीं, पूछ लो फिर क्वेश्चन। राजस्थान के किस संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों है? अरे यार संभाग पूछ रहा हूँ। उदयपुर संभाग, ध्यान रखिए राजस्थान में संभाग की अगर बात करें, उदयपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसकी कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुछ जाती है अरब सागर में। यहाँ वाली जो नदियाँ हैं, उदयपुर में से आपके एक निकलती है साबरमती, उदयपुर में से आपने क्या निकलती है साबरमती, वाकल नदियाँ, ये जो नदियाँ है ये तो जाती है इधर, और इसी उदयपुर संभाग के राजसमंद से निकलती है बनास नदी जो जाती है इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों है। याद रह देगा, इतना याद कर लोगे तो फिर नदियाँ पढ़ाने में समस्या नहीं होगी भाई। चलो दो हो गए, अब कौन सा रह गया? एक लावा। लावा किससे निकलता है? तो हम ये कह सकते हैं कि इस दक्षिणी पूर्वी पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है, और लावा निकलता है ज्वालामुखी से। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान का वह भौतिक भूभाग जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के तहत हुआ है, तो राजस्थान में ज्वालामुखी क्रियाओं के तहत जो उत्पन्न स्थान है वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी जो किससे बना हुआ है? लावा से। जहां हम ये कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के तहत बना था। किसके तहत? ज्वालामुखी क्रियाओं के तहत। अब देखो आप सीधा सा गए ज्वालामुखी क्रेटर, हम ये कह सकते हैं क्रेटर से निर्मित वो ज्वालामुखी फटता है, वो निकलता है ना जो मुंह से, क्रेटर कहते हैं उसे, क्रेटर से निकलता है। तो अब ध्यान रखें क्या निकला? लावा को कर दो ठंडा, ठंडा करने के बाद सूख जाओ, सूखने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? आपको काला हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी जो पठार है इसकी मिट्टी है वो मध्यम काली है। कैसी है? मध्यम काली। क्यों है? क्योंकि ये किससे बना है? लावा से बना। मध्यम काली मिट्टी होगी, चलिए अच्छी बात है। अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिसोल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्टिसोल। तो वर्टिसोल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाएगी? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये आया हुआ है एग्जाम में, जहां वर्टिसोल नाम देके 4 जिलों का क्रम दिया था। वर्टिसोल का सीधा अर्थ ले लेना आप, मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अच्छा फिर सुने, अभी धूप का मौसम चल रहा है, ठीक है, एक तो व्हाइट शर्ट पहन के एक बच्चा धूप में बैठा है और एक ब्लैक शर्ट पहन के धूप में बैठा है। कुछ समय के बाद आप देखोगे जो काले शर्ट पहना हुआ बच्चा है ना वो धीरे धीरे ऐसे 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 करने लग जाता है। क्या कारण है इसका? क्योंकि काला रंग उष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। उष्मा को क्या करता है? अब यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली है, तो क्या ये उष्मा को अवशोषित नहीं करेगी? करेगी। अब ध्यान रखें, दक्षिणी पूर्वी पठार का तापमान अपेक्षाकृत, दक्षिणी पूर्वी पठार का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने का मुख्य कारण है धरातल का स्वभाव। क्या लिखोगे? धरातल का स्वभाव। अगर यहाँ का धरातल काला नहीं होता तो यहाँ अपेक्षाकृत तापमान अधिक भी नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं मिट्टी की प्रकृति, मिट्टी की। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कह दो या दक्षिणी पूर्वी पठार कह दो। आपसे पूछ ले कि दक्षिणी पूर्वी पठार में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, उसका मुख्य कारण क्या बताओगे? तो आप कहोगे धरातल का स्वभाव। वहां का धरातल ही ऐसा है। हम ये कह सकते हैं मिट्टी की प्रकृति। वहां की मिट्टी ऐसी है कि वो तापमान, भाई ऐसे अगर ये काली मिट्टी नहीं होती तो मानो तापमान 20 डिग्री रहता है, लेकिन ये उष्मा को अवशोषित कर रही है, ये डिग्री पहुंच गया 22। अपेक्षाकृत अधिक है, होना 20 चाहिए लेकिन है कितना? 22। उसका कारण धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। अब फिर वापिस सुने, ये मध्यम काली जो मिट्टी होती है ये 2 फसलों के लिए, वैसे तो कपास के लिए होती है, लेकिन फिर आपको अपने हिसाब से याद रखना है कि 2 फसलों के लिए मिट्टी लाभकारी होती है। एक तो सोयाबीन और एक मसाला, एक सोयाबीन और एक मसाला। मसाला और सोयाबीन जो है ना, इनका जो उत्पादन होता है वो मध्यम काली मिट्टी में ज़्यादा होता है। हम ये कह सकते हैं मध्यम काली मिट्टी जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मसाला प्रदेश है वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान।
हम ये कह सकते हैं मसाला प्रदेश कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। यहाँ ये दो फसलों से संबंधित है, यही याद कर लो। तो मसाला प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सोयाबीन प्रदेश, अच्छा सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन, सोयाबीन मंडी झालावाड़, सोयाबीन मंडी। मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कोटा, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन, मसालों को अंग्रेजी में तो स्पाइस पार्क भी कहाँ है, कोटा के अंदर है। फिर आपको ध्यान रखना है धनिया ज्यादा, धनिया ज्यादा 12 में, और लहसुन, लहसुन अच्छी बात है। ये इतना क्लियर हो गया, ये सारा हो गया ना, ये तीनों चारों नाम हो गए। चलिए फिर बाकी जो थोड़ा बहुत है, इस दक्षिणी पूर्वी पठार की जो प्रमुख नदी है, बस थोड़ा सा और देख लो आप। ये दक्षिणी पूर्वी पठार जो है, सुने, दक्षिणी पूर्वी पठार, थोड़ा 2-4 पॉइंट और देखें। अरे ये पतंग अच्छी तरह नहीं बनी रही, अब बन गई। कौन सा है ये हाड़ौती कर दो, अरे दिशा बोलो ना। हाँ मेरे को टाइम क्यों खराब करते हो। ये क्या है, हाड़ौती का पठार। अब देखो ये जो है ना, ये एरिया ये आ जाता है विंध्य कगार क्षेत्र में, विंध्यांचल या विंध्यांचल पहाड़ियाँ। तो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखें, वो इस एरिया में फैली हुई है। और इस हाड़ौती के भूभाग में अगर कोई पहाड़ियाँ हैं, वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सी है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। और मुकुंदरा हिल्स वो राष्ट्रीय उद्यान भी होगा, आपको पता है, टाइगर प्रोजेक्ट। इसको 2012 में तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और 2013 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया गया था। क्लियर है ना। तो ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले किसका भाग है, विंध्यांचल की पहाड़ियों का। किसका भाग है, विंध्यांचल की पहाड़ियों का। यहीं पर यही आपके इसी एरिया में पाई जाती है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की, देखो रामगढ़ की पहाड़ियों से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, जिसको हाल ही में राजस्थान का चौथा प्रोजेक्ट टाइगर 2021 में बनाया गया। चौथा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया था 2000। तो ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, ये बूंदी वाले एरिया में। कौन से एरिया में, और थोड़ा सा जो भाग है वो बारां की तरफ भी चला जाता है। तो रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो बूंदी और बारां में है। अब एग्जामिनर क्या करता है, देखना आपके कई बार क्वेश्चन आया है, वो ज्यादातर बारां दे देता है। तो रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उसका उत्तर आप क्या कर दोगे, बारां। और वैसे 2 जिले आए तो, अच्छा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जिसको 2021 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। राजस्थान की कौन सी चौथी भाग परियोजना, राजस्थान की कौन सी चौथी भाग। 4 हो गई, नाम बता सकते हो चारों के, बताओ। पहली रणथंभौर प्रोजेक्ट टाइगर 1974, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथा रामगढ़ विषधारी 2000। यानी पहला प्रोजेक्ट टाइगर आपके 1974, 1978, 2000, 2021। पहला कौन सा, दूसरा सरिस्का, तीसरा, चौथा प्रोजेक्ट टाइगर पूरे भारत में 1973 में शुरू किया गया था, हमने अगली साल अपना लिया 74। दूसरा बनाया 4 साल के बाद 78, फिर आपके 2013 और 2021। तो रामगढ़ से संबंधित ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। अब इस पठार को कहते हैं कि यही पठार, देखो इसको नाम चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं दक्कन लावा ट्रेप। दक्कन लावा ट्रेप का मतलब पठार। कहते हैं राजस्थान में आपसे पूछ ले कि दक्कन लावा ट्रेप या दक्कन का पठार जो है उससे निर्मित है, तो यह आप कह सकते हो हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला जो एरिया है वो दक्कन लावा ट्रेप के नाम से भी जाना जाएगा। अंग्रेजी में कहे तो डेक्कन, डेक्कन, डेक्कन ट्रेप। परीक्षा में पूछा जाएगा भाई डेक्कन ट्रेप, डेक्कन ट्रेप से निर्मित है, तो आप कहोगे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ डेक्कन ट्रेप से निर्मित है। दक्कन का कह सकते हो, दक्कन के पठार का भाग है। राजस्थान में दक्कन के पठार का भाग भी कौन सा हो जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये हाड़ौती हो जाएगा। और इसको अंग्रेजी में कह दे तो डेक्कन ट्रेप। अब देखो विंध्य कगार क्षेत्र, कगार का मतलब होता है किनारे वाला। विंध्यांचल के किनारे वाला जो क्षेत्र है ना, तो आपके सवाई, सवाई की बहन काली, और उसको कैसा आदमी चाहिए था, धाकड़। तो 3 जिले कौन कौन से हो गए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर और करौली ये तीनों के तीनों क्षेत्र कहलाते हैं विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र परीक्षा में आएगा। विंध्यांचल का जो किनारे वाला एरिया है, कहते हैं कहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं सवाई माधोपुर,
करौली और धौलपुर वाला जो एरिया है वो आएगा विंध्य कगार क्षेत्र। नो डाउट अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो कोटा बूंदी बारा, हाँ डरने की आवश्यकता है। विंध्य कगार क्षेत्र कह दे, विंध्यांचल का भाग कह दे, नो डाउट इधर वाला हाड़ौती वाला एरिया ही आएगा। इस देखो ये सीमा पर है ना, तीनों के तीनों सीमाएं एमपी और राजस्थान की सीमा है, इनको कहते हैं महान सीमांत प्रदेश। महान सीमांत प्रदेश, अगर आपसे पूछ ले महान सीमांत प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा है, तो भी आपके महान सीमांत प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो बताओ फिर विंध्य कगार क्षेत्र में कौन सा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। दक्कन ट्रेप से निर्मित पठार हाड़ौती वाला, कोटा बूंदी बारा। दक्कन ट्रेप कह दो, दक्कन के लावा वाला का ही अंश माना जाता है कौन सा, हाड़ौती। अच्छा मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी का, विंध्यांचल पर्वत। तो इतने क्वेश्चन और आ जाते हैं भाई। महान सीमांत प्रदेश हो गया कौन सा, जो सीमाओं वाला है, कौन कौन सा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। महान सीमांत प्रदेश भी कौन सा होगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। डेक्कन ट्रेप का भी भाग कौन सा होगा, हाड़ौती वाला, डेक्कन ट्रेप का भी हाड़ौती वाला ही हो जाएगा। क्लियर है। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ, बूंदी और बूंदी नहीं मिले तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कब किए गए, बूंदी के अंदर, जिसको कब बनाया गया था 2021। ये अपनी 4 बाघ परियोजना। और यहाँ इस दक्षिणी पूर्वी पठार की जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है चंबल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में पाए जाते हैं उत्खात। उत्खात क्षेत्र का निर्माण कहते हैं कौन से भौतिक भूभाग में आता है, हम कहेंगे कहाँ होगा, हाड़ौती में। अगर आपसे कहे बीहड़, हाड़ौती, डांग, हाड़ौती, कंदराओं का निर्माण हाड़ौती के अंदर। ठीक है, कंदराओं का निर्माण भी, इसीलिए डांग की रानी, डांग की रानी कौन सी, करौली। ठीक है भाई। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार ही कह सकते हो। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। अच्छा शेखावाटी वाला कौन सा था, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी को क्या कहोगे आप, बागर। क्या कहोगे, बागर। और बांगड़ में मिलाने को आए तो नागौर को मिला देना, और नागौर नहीं आए तो शेखावाटी वाला कोई जिला मिला देना। ये सारा एरिया उस बागर के अंदर आ जाता है। तो ये भौतिक भूभाग आज कंप्लीट, कल नदियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।